एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बिब्लियोफाइल कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब छात्र जानते हैं, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो नाउन पढ़ रहे हैं, और जो हमारी पिछली क्लास थी उसके अंदर हम लोग पजेसिव केस पे डिस्कस कर रहे थे। और पजेसिव केस क्या होता है, किस तरीके से हम लोग लिविंग नाउन, नॉन लिविंग नाउन के लिए पजेसिव केस बनाते हैं, सिंगुलर नाउन हो तो कैसे पजेसिव केस बनता है, प्लूरल नाउन हो तो कैसे पजेसिव केस बनता है, इन सारी चीज़ों पे हमारी चर्चा हो गई थी। उसके बाद में हमने शुरू किया था कॉन्सेप्ट्स ऑफ पजेसिव केस, जिसके अंदर पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था। पहला कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था दोस्तों कि अगर आपको किसी सेंटेंस में लगातार दो नाउन के साथ पजेसिव केस नज़र आ जाए तो वहाँ पर वो चीज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होती है। हम कभी भी सेंटेंस के अंदर लगातार दो नाउन के साथ पजेसिव केस का यूज़ नहीं करते। अब उसके आगे का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से है, नोट के साथ हम उसको मेंशन कर रहे हैं। नोट बोलता है कि इफ़ वी want to use double possessive in a sentence, we must use conjunction and। ये भी एक बेहद इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो हमने ये पढ़ा था कि किसी सेंटेंस में लगातार दो नाउन के साथ हम लोग पजेसिव केस का यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखा रहा है कि हम लोग डबल पजेसिव यानी दो नाउन के साथ लगातार पजेसिव केस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये है कि उन दोनों नाउन के बीच में हमें वहाँ पर एक कंजंक्शन नज़र आना चाहिए, और वो कंजंक्शन कौन सा होता है, कंजंक्शन एंड होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें समझनी है। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि भाई लगातार दो नाउन के साथ पजेसिव नहीं आ सकता, पहला कॉन्सेप्ट यही था। अब अगला कॉन्सेप्ट ये है कि लगातार दो नाउन के साथ पजेसिव केस आ सकता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि उन दोनों नाउन के बीच में हमें एक कंजंक्शन नज़र आना चाहिए, और वो कंजंक्शन कौन सा है, एंड है, ठीक है। अब ये जो हमने बात लिखी है इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस लिखते हैं फिर उसको जो है समझेंगे। मैंने लिखा दिस इज राम एंड श्याम हाउस। एक सेंटेंस मैंने लिखा दीज आर राम एंड श्याम हाउसेस। एक सेंटेंस मैंने लिखा आई विजिटेड महाराणा प्रताप मॉन्यूमेंट्स। एक सेंटेंस मैंने लिखा वी विजिटेड, मैंने लिखा वी विजिटेड अकबर एंड महाराणा प्रताप मॉन्यूमेंट्स। इस तरीके से हमारे पास चार सेंटेंस यहाँ पर आ गए। अब जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा था कि लगातार दो नाउन के साथ पजेसिव केस तब आ सकता है जब दोनों नाउन के बीच में कौन सा कंजंक्शन हो, एंड हो, ठीक है। तो उसको समझते हैं। देखिए मैंने लिखा दिस इज राम एंड श्याम हाउस, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउस। हाउस का मतलब ये हो गया कि जो गिवन नाउन है वो कैसा है, सिंगुलर है, एक वचन है।
अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, इस सेंटेंस का अर्थ क्या है कि ये जो है किसका घर है, राम और श्याम का घर है। अब यहाँ पर जब मैं हाउस लिख रहा हूँ तो इसका अर्थ ये है कि राम और श्याम दोनों का घर जो है वो एक ही है। ठीक है, यहाँ पर जो हाउस नाउन लिखा हुआ है वो हमें क्या मैसेज दे रहा है, वो हमें ये मैसेज दे रहा है कि राम और श्याम का घर जो है वो एक ही है। मतलब दो नाउन का अधिकार हम लोग किस पे दर्शा रहे हैं, एक नाउन पे। तो जब इस तरीके की स्थिति होती है तो हम लोग नियरेस्ट नाउन के साथ पजेसिव यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ वी यूज़ पजेसिव केस विथ नियरेस्ट नाउन। जब भी इस प्रकार की स्थिति बने, जब हम लोग दो नाउन का अधिकार जो है एक पर ही दर्शाए, तो उस समय हम पजेसिव केस उस नाउन के साथ लगाते हैं जो दिए गए नाउन के क्या है, नज़दीक है। तो यहाँ पर राम एंड श्याम के साथ जो पजेसिव है वो इस तरीके से बनेगा, राम एंड श्याम्स। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, राम एंड श्याम्स। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता, राम्स एंड श्याम्स, तो ये चीज़ जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाती। तो जब दो नाउन का अधिकार एक नाउन पे दर्शाएं तो हम लोग नज़दीकी नाउन के साथ ही पजेसिव केस का उपयोग करते हैं। अगला जो सेंटेंस है उसमें हमने लिखा दीज आर राम एंड श्याम हाउसेज। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान समझना। देखिए यहाँ हाउसेज लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि जो नाउन हमारे पास अवेलेबल है वो कैसा है, प्लूरल है, बहुवचन है। मतलब इस बार राम और श्याम का जो मकान है, इस बार राम और श्याम का जो मकान है वो एक नहीं है, अलग अलग है। तो अलग अलग है मतलब आपको दोनों नाउन का अधिकार दर्शाना है, किस पे, हाउसेस पे। तो इस स्थिति में हम लोग यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे, राम के साथ भी पजेसिव लिखेंगे, कंजंक्शन आ गया, और यहाँ पर श्याम के साथ भी पजेसिव लिखेंगे। तो हमारा जो ग्रामेटिकल करेक्ट स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा राम्स एंड श्याम्स हाउसेस। ठीक है, अब इस स्थिति में अगर आप ऐसे लिख देते, राम एंड श्याम्स, तो ये चीज़ जो है गलत हो जाती। ये चीज़ क्या हो जाती, गलत। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप प्लूरल पे दो लोगों का अधिकार दर्शाएं तो उस सिचुएशन में दोनों नाउन के साथ हमें पजेसिव केस लगाना पड़ता है। और देखिए वो सिचुएशन आ गई, लगातार दो नाउन के साथ, राम पहला नाउन है, श्याम दूसरा नाउन है, लगातार दो नाउन के साथ आपको पजेसिव नज़र आ रहा है, लेकिन बीच में क्या है, कंजंक्शन एंड। यही तो हमारा नियम था कि लगातार दो नाउन के साथ आप पजेसिव केस लगा सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि दोनों नाउन के बीच में क्या होना चाहिए, कंजंक्शन एंड होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए दिया हुआ है आई विजिटेड महाराणा प्रताप मॉन्यूमेंट्स, कि मैंने जो है किसके मॉन्यूमेंट्स देखे, महाराणा प्रताप के। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं जैसे महाराणा प्रताप की कोई मूर्ति है, महाराणा प्रताप ने कोई अगर मंदिर बनवाया है तो वो सारे जो है मॉन्यूमेंट्स कहलाते हैं। तो ये बोल रहा है कि मैंने जो है महाराणा प्रताप के मॉन्यूमेंट्स देखे थे। तो यहाँ पर एक सिंगल नाउन का अधिकार दर्शाना है, तो महाराणा प्रताप के साथ हम लोग यहाँ पर पजेसिव केस का यूज़ कर लेंगे। तो ये बन जाएगा महाराणा प्रताप्स मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, और चौथा देखिए दिया हुआ है वी विजिटेड, हमने विजिट किए अकबर और महाराणा प्रताप के मॉन्यूमेंट्स। अब अकबर के और महाराणा प्रताप के मॉन्यूमेंट्स अलग अलग है। भी अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया है, आगरे में किला बनवाया था, महाराणा प्रताप ने अलग चीज़ें बनवाई है। तो हमें दोनों संज्ञाओं का अलग अलग अधिकार प्रकट करना है। तो अलग अलग अधिकार प्रकट करना है, तो अभी ऊपर हमने सीखा कि जब आपको अलग अलग अधिकार प्रकट करना हो तो उस स्थिति में हम लोग जो है दोनों नाउन के साथ पजेसिव केस का उपयोग करते हैं। तो ये लिखा जाएगा अकबर्स एंड महाराणा प्रताप्स मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट पे एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। सेंटेंस कुछ इस तरीके से दिया हुआ था,
I went to John and Mary house twice, but found the couple absent। ये सेंटेंस है। एक सेंटेंस आपने लिखा शी हर्ड इंदिरा गांधी एंड नरेंद्र मोदी स्पीचेस। तो ये यहाँ पर दो सेंटेंस जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। अब जो पहला सेंटेंस है उसमें क्या गलती है समझने का प्रयास करिए। दिया हुआ है कि आई वेंट टू जॉन एंड मेरी हाउस ट्वाइस बट फाउंड दी कपल अब्सेंट। इसने कहा कि मैं जॉन और मैरी के घर 2 बार गया, लेकिन जो कपल था वो एब्सेंट था। जो जोड़ा, कपल किसको बोलते हैं? जोड़ा, पति और पत्नी। तो बोल रहा है कि मैं 2 बार जॉन और मैरी के घर गया, लेकिन वो जो कपल है यानी जॉन और मैरी है वो एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे, वो मुझे घर पे नहीं मिले। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, हाउस लिखा हुआ है, यानी जिस नाउन पे हम लोग पोजीशन शो कर रहे हैं वो नाउन हमारा कैसा है? सिंगुलर है, एक वचन है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया कि जॉन और मैरी का घर क्या है? एक ही है। तो जब जॉन और मैरी का घर एक ही है तो मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि जब आप एक ही नाउन पे 2 लोगों का अधिकार दर्शाते हैं तो नज़दीकी नाउन के साथ पजेसिव केस का यूज़ होता है। तो नज़दीकी नाउन के साथ पजेसिव केस का यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा जॉन एंड मैरीज हाउस। क्या बन जाएगा? जॉन एंड मैरीज हाउस। दूसरा देखिए, इसने कहा शी हर्ड इंदिरा गांधीज एंड नरेंद्र मोदी स्पीचेस। यहाँ पर देखिए जिस नाउन पे हम लोग अधिकार दर्शा रहे हैं वो नाउन कैसा है? प्लूरल है, बहुवचन है। साथ ही साथ आपने ये भी समझा कि इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों के भाषण अलग अलग हैं। भाई दोनों एक ही तो भाषण नहीं देंगे। इंदिरा गांधी ने अलग भाषण दिए, नरेंद्र मोदी ने अलग भाषण दिए। तो अभी अभी हमने सीखा कि जब अलग अलग अधिकार हमें दर्शाना हो तो उस स्थिति में हम लोग दोनों नाउन के साथ जो है पजेसिव केस का यूज़ करते हैं। तो ये लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से, इंदिरा गांधीज एंड नरेंद्र मोदीज स्पीचेस। क्या लिखा जाएगा? इंदिरा गांधीज एंड नरेंद्र मोदीज स्पीचेस। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर पजेसिव केस वाले कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो रिलेट करता है किससे? नाउन एंड नंबर। चैप्टर का जो अगला पार्ट है वो क्या है? नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर क्या चीज़ है? देखिए समझिएगा दोस्तों, नंबर की जब भी मैं बात करता हूँ तो नंबर जो है ये हमें बेसिकली मीनिंग देता है सिंगुलर और प्लूरल। ये जो है अर्थ देता है सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब हिंदी में क्या हो गया? एक वचन। और प्लूरल का हिंदी में मीनिंग क्या हो गया? बहुवचन। एक चीज़ हमने और पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, जब हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे थे, बेसिक टाइप हमने पढ़े थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद में मैंने आपको एक टाइप और बताया था जिसको हमने नाम दिया था काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो वो चीज़ जो है वो भी नाउन एंड नंबर से ही रिलेट करती है। तो हमें ये सीखना है कि कौन से नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन की तरह बिहेव करेंगे, और अगर कोई नाउन काउंटेबल है तो उसके साथ किस तरीके का प्रॉपर्टीज़ लागू हो जाएगी, और अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल है तो वह किस तरीके से व्यवहार करेगी। थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ। काउंटेबल नाउन इंग्लिश में वो होते हैं जिनके साथ एस या एस लगा सकते हैं, जिनका प्लूरल फॉर्म संभव है।
अनकाउंटेबल नाउन अंग्रेजी में वो होते हैं जिनके साथ एस या एस का उपयोग नहीं कर सकते। मतलब अनकाउंटेबल नाउन जो है वो आपको अंग्रेजी में किस तरीके से नज़र आएंगे, सिंगुलर अर्थात एक वचन के तरीके से नज़र आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नाउन एंड नंबर को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, नाउन एंड नंबर में आपको जो है सबसे पहले तो ये पॉइंट आपको समझना है कि इन इंग्लिश लैंग्वेज it is already decided which noun is singular and which noun is plural। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? इसका मीनिंग ये है कि अंग्रेजी भाषा में ये पहले से ही तय किया जा चुका है कि कौन सी संज्ञा को हमें एक वचन की तरह उपयोग में लेना है और कौन सी संज्ञा को बहुवचन की तरह उपयोग में लेना है। ठीक है, तो अब वो प्रश्न तो आने नहीं वाले जो स्कूल में आते थे कि भाई बॉय दिया हुआ है, बॉय का प्लूरल बॉयज़ बना दो, गर्ल दिया हुआ है, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स बना दो, मैंगो दिया हुआ है, मैंगो का प्लूरल मैंगोज बना दो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल की जब भी बात होगी तो ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी के अंदर सबसे पहले जो है लिस्ट नंबर 1 पे चर्चा करते हैं। लिस्ट नंबर 1 बोलता है कि फॉलोइंग नाउन्स आर यूज्ड as singular and uncountable in English language. We cannot use S or ES with these and we cannot use A or N before these। तो ये जो है यहाँ पर हमारे पास नियम है दोस्तों। किसी भी सेंटेंस के अंदर अभी हम लोग कुछ नाउन लिखने वाले हैं, उनमें से अगर कोई नाउन आपको नज़र आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि वे सारे नाउन अंग्रेज़ी में कैसे माने जाते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं। सिंगुलर अर्थात एक वचन माने जाते हैं और सिंगुलर होने के साथ साथ वे कैसे माने जाते हैं, अनकाउंटेबल माने जाते हैं। साथ ही साथ उनके साथ एक और चीज़ अप्लाई हो जाएगी, भाई अनकाउंटेबल है तो एस या ई एस नहीं लगा सकते। भाई ये तो आप जानते ही हैं, अगर अनकाउंटेबल है तो एस या ई एस नहीं लगा सकते, मतलब प्लूरल नहीं बना सकते। और एक और चीज़ हमने क्या सीखी कि उन अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग कभी भी कौन से आर्टिकल्स का उपयोग नहीं कर पाएंगे, आर्टिकल ए और आर्टिकल एन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब वो कौन से नाउन हैं, किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, उन पे चर्चा शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो वे जो नाउन हैं वो है कुछ इस तरीके से, सीनरी, फिर अगला नाउन है पोएट्री, फिर है अगला नाउन मशीनरी, फिर है यहाँ पे लगेज, उसके बाद में नाउन है बैगेज, फिर अगला नाउन है फर्नीचर, फिर है अपने पास इक्विपमेंट, फिर है अपने पास इंफॉर्मेशन, फिर है अपने पास वर्क, फिर है अपने पास सीमेंट,
फिर है अपने पास ब्रिक, फिर है अपने पास मोर्टार, फिर है अपने पास फ्रूट, फिर है अपने पास फिश, फिर है अपने पास हेयर। तो ये सारे जो नाउन हैं दोस्तों, ये अंग्रेजी में कैसे माने जाते हैं? अनकाउंटेबल माने जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन होने के साथ साथ ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होंगे हमेशा। कभी हम लोग इनके साथ एस या ईएस का उपयोग नहीं कर सकते। साथ ही साथ कभी भी हम लोग इनसे पहले आर्टिकल ए और एन का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको जो है बोलना चाहूँगा कि ये सारे जो नाउन हमने यहाँ पर लिखे हैं, ये सारे जो नाउन हमने यहाँ पर लिखे हैं, एज अ स्टूडेंट आपको इनको क्या करना चाहिए? लर्न करना चाहिए, याद करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि परीक्षा में जो है इन संज्ञाओं पे आधारित डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको नाउन याद होगा तो आप उस क्वेश्चन को जो है इजीली पकड़ सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा आपको जो है दिक्कत आएगी। अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, किस तरीके से इनको यूज़ करेंगे, उस पर थोड़ी चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है। पहला सेंटेंस मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, सेंटेंस जो है वो इस तरीके से लिखा आपने, आई लव टू रीड पोएट्रीज ऑफ मुंशी प्रेमचंद। ये मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, ध्यान से समझिएगा। सेंटेंस क्या है? आई लव टू रीड पोएट्रीज ऑफ मुंशी प्रेमचंद, कि मुझे मुंशी प्रेमचंद की कविताएं जो है वो पढ़ना पसंद है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा है? पोएट्रीज। सबसे सेकंड नंबर नाउन आपको यहाँ पर नज़र आया, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? पोएट्री। पोएट्री का मतलब क्या होता है जिनको नहीं पता है? पोएट्री जो है हम लोग कविता को बोलते हैं दोस्तों। तो अभी अभी हमने सीखा कि ये वाला जो नाउन है ये कैसा है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ दो नियम कि एस या ई एस नहीं लगा सकते और अनकाउंटेबल से पहले ए और एन का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया? इस सेंटेंस में हमने यहाँ पे पोएट्री जो नाउन है उसका प्लूरल फॉर्म बना दिया। प्लूरल फॉर्म क्या बनाया? पोएट्रीज। जो चीज़ सरासर क्या है? गलत। यही तो हमने पढ़ा कि ये सारे जो नाउन हमने लिखे हैं ये अनकाउंटेबल हैं, सिंगुलर हैं, इनसे पहले ए और एन नहीं लगा सकते, इनके बाद में एस या ई एस का उपयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पोएट्रीज लिखना जो है वो सरासर गलत हुआ। हमें जो है यहाँ पर कौन सा नाउन यूज़ करना पड़ेगा? पोएट्री नाउन जो है यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है वो है आई लव टू रीड पोएट्री ऑफ मुंशी प्रेमचंद, कि मुझे जो है मुंशी प्रेमचंद की कविताएं पढ़ना जो है पसंद है। तो पोएट्रीज की जगह क्या लिखा जाएगा दोस्तों? पोएट्री लिखा जाएगा। ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर जैसे पोएम का भी मतलब कविता होता है, तो अगर यहाँ पे मैं पोएम्स लिख देता तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ होता आई लव टू रीड पोएम्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि भी पोएम जो है वो तो काउंटेबल है, पोएम का पोएम्स बन सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा समझने का और प्रयास करते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा कुछ इस तरीके से, चिल्ड्रन लव टू सी सीनरीज ऑफ कश्मीर। ये सेंटेंस आ गया। सेंटेंस मैंने क्या लिखा? चिल्ड्रन लव टू सी सीनरीज ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पर अगेन जो है कौन सा नाउन नज़र आया? सीनरी। तो सीनरी के लिए अभी अभी हमने पढ़ा कि सीनरी जो है वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल हो अगर है तो ए और एन नहीं लगा सकते उससे पहले, और उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ सीनरीज लिखना गलत हुआ। क्या लिखना पड़ेगा? सीनरी लिखना पड़ेगा। करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा?
चिल्ड्रन लव टू सी सीनरी ऑफ कश्मीर, कि बच्चों को कश्मीर की जो सीनरी है वो देखना पसंद है। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल आपने लिखा कुछ इस तरीके से, शी हैज़ मच वर्क्स टू डू इन ऑफिस। ये सेंटेंस हमने लिख दिया। सेंटेंस क्या लिखा दोस्तों? सेंटेंस हमने लिखा कि शी हैज़ मच वर्क्स टू डू इन ऑफिस, कि उसके पास ऑफिस में करने के लिए बहुत ज़्यादा काम है। तो यहाँ पर अभी अभी हमने सीखा था कि वर्क जो है वो कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल के साथ दो नियम चालू हो गए, उसके बाद एस या एस नहीं लगा सकते और उससे पहले ए और एन नहीं लगा सकते। तो यहाँ वर्क्स लिखना सरासर गलत हो गया। क्या लिखना पड़ेगा? वर्क लिखना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा शी हैज़ मच वर्क टू डू इन ऑफिस, की उसके पास ऑफिस में करने के लिए काफ़ी काम है। अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला सेंटेंस है एज, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है एसएससी के एग्जाम में। क्वेश्चन है एज देयर वॉज नो पोर्टर अवेलेबल एट द स्टेशन, as there was no porter available at the station, she had to carry her luggages herself। ये सेंटेंस हमारे पास में आ गया। अब बहुत सारे छात्र तो क्या करते हैं दोस्तों, परीक्षा के अंदर वे लोग प्रश्न की लंबाई देख के क्या होते हैं? घबरा जाते हैं। लेकिन कभी भी आपको प्रश्न की लंबाई देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है प्यारे दोस्तों। हमें केवल उन चीज़ों को देखना है जो कहीं ना कहीं हमने पढ़ी है, क्योंकि जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाएगी जो कहीं आपने पढ़ी है और वहाँ से आपका प्रश्न हल हो जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है कि एज देयर वॉज नो पोर्टर। अब जिनको पोर्टर का मीनिंग नहीं पता मैं बता देता हूँ। पोर्टर जो है वो कूली को बोलते हैं, ठीक है। कूली आप जानते होंगे। कूली जो है, कूली नंबर 1 आपने फिल्म देखी होगी गोविंदा की, देखी है कि नहीं देखी? बिल्कुल देखिए। तो कूली जो है वो क्या करता है? स्टेशन पे जो है सामान उठाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे आपने लिखा कि चूंकि स्टेशन पे कोई पोर्टर यानी कि कूली उपस्थित नहीं था, शी हैड टू कैरी हर लगेजेस हरसेल्फ। उसे जो है अपना सामान स्वयं ही क्या करना पड़ा? ढोना पड़ा, क्योंकि भाई कोई कूली मौजूद नहीं था स्टेशन पे, तो अपना सारा जो सामान है वो स्वयं ले जाना पड़ा। तो अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि लगेज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल है तो दो नियम लागू हो गए इसके साथ। एक तो इसके साथ एस या एस नहीं लगा सकते, दूसरा इससे पहले ए और एन का उपयोग नहीं कर सकते। तो आपने ये जो लगेजेस बनाया ये सरासर गलत हो गया। आपको लगेजेस के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा? लगेज लिखना पड़ेगा। तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस क्या होगा दोस्तों? एज देयर वॉज नो पोर्टर अवेलेबल एट द स्टेशन, शी हैड टू कैरी हर लगेज हरसेल्फ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको क्लियर है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा कुछ इस तरीके से, शी हैज बॉट ए फर्नीचर फ्रॉम मार्केट। आपने सेंटेंस लिखा ही हैज a baggage in his room। अगला सेंटेंस आपने लिखा शिवानी has
an information. Shivani has an information. Shivani has an information regarding bibliophile कोचिंग सेंटर। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ और प्रश्न आ गए। पहला एग्जाम्पल है शी हैज़ बॉट ए फर्नीचर फ्रॉम मार्केट, कि उसने बाज़ार से जो है क्या ख़रीदा है, फर्नीचर ख़रीदा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी अभी हमने सीखा था कि फर्नीचर जो है वो कैसा नाउन है। फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ दो नियम चालू हो गए, एक तो एस या ई एस नहीं लगा सकते और उससे पहले ए और एन का भी उपयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फर्नीचर से पहले ये जो आर्टिकल ए आया है ये सरासर क्या है, गलत है। फर्नीचर से पहले जो ये आर्टिकल ए आया है ये सरासर गलत है। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा शी हैज़ बॉट फर्नीचर फ्रॉम मार्केट। शी हैज़ बॉट फर्नीचर फ्रॉम मार्केट। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है ही हैज़ अ बैगेज इन हिज रूम। हमने अभी अभी हमने पढ़ा था कि बैगेज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ दो नियम लागू हो गए। क्या? अरे बोलते रहो, याद हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसके साथ एस या एस नहीं लगा सकते। अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिससे पहले ए और एन का उपयोग नहीं कर सकते। अरे बोलो हाँ। तो यहाँ पर बैगेज जो है ये अनकाउंटेबल है, तो इससे पहले आर्टिकल ए लगाना सरासर घोर अपराध हो गया। सरासर घोर अपराध हो गया। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बैगेज से पहले ए हटाना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही हैज़ बैगेज इन हिज रूम। अगला लिखा है शिवानी हैज़ एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिब्लियोफाइल कोचिंग सेंटर। हमने पढ़ा इंफॉर्मेशन जो है वो कैसा है, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल है तो उसमें क्या नहीं लगा सकते, बोलो रे, एस या ई एस नहीं लगा सकते और उससे पहले क्या नहीं लगा सकते, ए और एन नहीं लगा सकते। अरे बोलो हाँ। तो अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन से पहले एन लगाना जो है वो सरासर क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, शिवानी हैज़ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिब्लियोफाइल कोचिंग सेंटर। ठीक है, आसान है। अब इसमें देखो कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट भी है। कुछ क्या है, स्पेशल कॉन्सेप्ट है, तो उनको जो है नोट लगा के हम लोग समझेंगे। ठीक है। अब स्पेशल में क्या है, स्पेशल में देखो हमने अभी एक नाउन लिखा था इंफॉर्मेशन, याद है क्या आपको? बिल्कुल, हमने लिखा था एक नाउन इंफॉर्मेशन। ठीक है। और हमने एक नाउन लिखा था फर्नीचर और हमने एक नाउन लिखा था वर्क। ये तीन नाउन ऐसे हैं दोस्तों, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर और वर्क। इनको अगर हम लोग चाहें तो सिंगुलर में यूज़ कर सकते हैं या आप बोल सकते हैं कि सिंगुलर की तरह इनको यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो समझिए दोस्तों। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में इंफॉर्मेशन, फर्नीचर और वर्क को सिंगुलर की तरह यूज़ करना है तो आप इनके साथ एक फ्रेज़ का यूज़ करते हैं और वो फ्रेज़ क्या है, वो फ्रेज़ है अ पीस ऑफ। वो फ्रेज़ क्या है, अ पीस ऑफ। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन को सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है, आपको इंफॉर्मेशन को सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप क्या लिख सकते हैं, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब हो जाएगा एक जानकारी। इसी प्रकार से अगर आपको फर्नीचर को सिंगुलर में चेंज करना है तो आप क्या लिख सकते हैं, अ पीस ऑफ फर्नीचर। क्या लिख सकते हैं, अ पीस ऑफ फर्नीचर। इसी प्रकार से अगर आपको वर्क को यानी कि कार्य को सिंगुलर में चेंज करना है तो आप क्या लिख सकते हैं, अ पीस ऑफ वर्क लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अ पीस ऑफ वर्क। अ पीस ऑफ वर्क का मतलब क्या हो गया, एक काम। अब यहाँ पर कुछ और स्पेशल चीज़ें हैं उनको भी समझिए, कुछ और स्पेशल चीज़ें हैं उनको भी समझिए। अगर सपोज करिए हम लोग लिखना चाहते हैं टू इंफॉर्मेशन, टू
इंफॉर्मेशन। टू इंफॉर्मेशन हिंदी में क्या मतलब हुआ? टू इंफॉर्मेशन का मतलब दो जानकारी। तो अभी अभी हमने सीखा कि अगर आपको इंफॉर्मेशन को, फर्नीचर को, वर्क को, ये तीन के लिए लागू होगा, सबके लिए नहीं लागू होगा। तो अगर आप इंफॉर्मेशन को सिंगुलर में लिखना चाहते हैं तो क्या फ्रेज लगाया? अ पीस ऑफ, फिर आपने लिखा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? एक जानकारी। अब अगर आप दो जानकारी की बात करेंगे तो टू इंफॉर्मेशन को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? तो आप यहाँ पर लिखेंगे टू पीस का हो जाएगा पीसेज, और ऑफ, और आगे क्या बन जाएगा? इंफॉर्मेशन। तो हमारा जो टू इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली, टू इंफॉर्मेशन तो लिखना गलत है ही, ये तो अपन लिख ही नहीं सकते। केवल मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर टू इंफॉर्मेशन को आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना है, काउंटेबल की तरह लिखना है, तो टू इंफॉर्मेशन ना लिख करके आप क्या लिख सकते हैं? टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक चीज़ यहाँ गौर करिएगा दोस्तों, एक चीज़ यहाँ गौर करिएगा कि जब भी हम लोग वन पीस लिख रहे हैं या टू पीस लिख रहे हैं, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ही है। कभी भी हम लोग इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ विशेष ध्यान रखना। भले ही आप उसके साथ ए पीस लगा दें, टू पीस लगा दें, कभी भी आप जो है इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब एक से ज़्यादा की बात होगी तो पीस की जगह क्या हो गया है? पीसेज हो गया है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको दो फर्नीचर की बात करनी है, दो फर्नीचर की बात करनी है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं दोस्तों टू पीसेज ऑफ फर्नीचर। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? टू पीसेज ऑफ फर्नीचर। इसी प्रकार से अगर आपको वर्क के लिए लिखना है तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? टू पीसेज ऑफ वर्क। क्या लिख सकते हैं? टू पीसेज ऑफ वर्क। तो ये इन तीन नाउन के लिए स्पेशली आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी आप इंफॉर्मेशन, फर्नीचर और वर्क की बात करें तो इनको हम लोग काउंटेबल फॉर्म में लिख सकते हैं। इनके पहले एक फ्रेज लगेगी और वो फ्रेज कौन सी होगी? अ पीस ऑफ। दो की बात करनी है तो लिखेंगे टू पीसेज ऑफ, तीन की बात करनी है तो लिखेंगे थ्री पीसेज ऑफ, चार की बात करनी है तो लिखेंगे फोर पीसेज ऑफ। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक है। अब इस पे देखो, मैं एक एग्जांपल आपको जो है बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने सेंटेंस लिखा कुछ इस तरीके से, राघव प्रोवाइडेड मी थ्री इंफॉर्मेशंस regarding bibliophile कोचिंग सेंटर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया फॉर एग्जाम्पल दोस्तों। तो इसमें लिखा है कि राघव ने जो है मुझे तीन जानकारियां उपलब्ध करवाई, किसके संबंध में? बिब्लियोफाइल कोचिंग सेंटर के संदर्भ में। तो अभी अभी हमने सीखा था कि इंफॉर्मेशन जो है उसको काउंटेबल में चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या थ्री इंफॉर्मेशंस लिख सकते हैं? नहीं, थ्री इंफॉर्मेशंस नहीं लिख सकते। तो क्या लिखेंगे? तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उसको इस तरीके से, थ्री पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या लिखेंगे? थ्री पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा इस सेशन में वो आपको क्लियर हुआ होगा। इसके आगे की चर्चा जो है वो हम अगले सेशन में करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।